हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गलेश वर्ल्ड पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर सीरीज लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिनमें जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं आज हम इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है, महत्वपूर्ण व्यंजक जो हैं पूरी 12th फिजिक्स में, उनको हम लगभग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। जिनमें से हमारा जो फर्स्ट व्यंजक है वह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक है। अब इसमें आप थ्योरी क्या लिखोगे? थ्योरी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। थ्योरी आप अपने मन से लिख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक संधारित्र सी लिया हुआ है जिसकी दो प्लेट ए और बी है, और इसकी एक प्लेट को हमने क्या कर दिया है, पृथ्वीकृत कर दिया, तथा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डी। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, जो प्लस चार्ज है, प्लस धनात्मक आवेश वितरित है एक समान रूप से, और बी प्लेट पर जो माइनस क्यू आवेश है वह एक समान रूप से वितरित है। अब हमें पता है कि एक प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अब यदि हम देखें तो पहली प्लेट ए पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और दूसरी प्लेट बी पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी हम दोनों को ऐड कर देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आधा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, आधा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो गया, पूरा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और जो विद्युत विभव है उसमें एक संबंध किससे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, E इज इक्वल टू भी, और दोनों प्लेट का अंतर कितना है, D। अब E का जो मान है, E का मान समीकरण 1 से रखने पर हम इसमें E का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा V अपॉन D। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि V और C, क्योंकि हमें निकालना क्या है यहाँ पर, धारिता, और हमारे पास आया क्या है, विभव। विभव और धारिता में संबंध क्या होता है, विभव और धारिता में संबंध होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। यदि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, तो यहाँ से V क्या आएगा, V निकल के आएगा Q अपॉन में C, और ये V का मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन में C, और यहाँ से अपना वापस से D। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो हमारा आवेश घनत्व है वो, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में A, जहाँ Q क्या है, आवेश है, और A क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया। तो सिग्मा का मान हम रख देंगे Q अपॉन A, तो आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन जो का जो, यहाँ आ गया Q अपॉन में C इंटू D। ये हो गया Q से Q कैंसिल। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है C, तो यहाँ से इसको यहाँ ऊपर लेके आए, ये हो गया CD, और ये हो गया A इंटू एप्सिलॉन। अब यहाँ से C इक्वल टू क्या आ गया, A एप्सिलॉन अपॉन में D, और यही क्या होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र में जो धारिता हमारी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, A एप्सिलॉन अपॉन में D। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो व्यंजक है वो कंप्लीट हुआ। क्लियर? गॉस की प्रमेय तथा उसकी उत्पत्ति। गॉस की प्रमेय क्या होती है आप ये जानते होंगे। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद फ्लक्स से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुणा होता है। क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ, हमेशा याद रखें गॉस की प्रमेय हमेशा किसी बंद पृष्ठ के लिए ही मान्य होती है। तो हम देखें कि किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई जो होगा वह क्या होगा, उसमें उपस्थित कुल आवेश
उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह कहती है हमारी गॉस की प्रमेय। अब यदि हम इसकी उत्पत्ति पे आते हैं तो हमें पता है कि जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किससे होकर जाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया से होकर जाती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन भाई कैसी होनी चाहिए, उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये क्या है, ये हमने लिया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से कि E ds cos थीटा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E ds cos थीटा। अब क्योंकि यहाँ यदि आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी यही है और जो ds है, एरिया है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। यदि ऐसा है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो गया तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से जो हमारा फाई फ्लक्स निकल के आया वो आ गया E इंटू में ds। क्या निकल के आया, E इंटू में ds। अब यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालना हमें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर के लिए क्या होती है, एक स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kq/r²। और यहाँ पर यदि हम ds देखें तो ये ds, अब ये ds क्या है, एरिया है। ये एरिया किसका है, इस बंद पृष्ठ का, एक गोले का। तो एक गोले का टोटल एरिया कितना होता है, वो होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 1/4πε0। और यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ r² से r² कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा q और यहाँ इनटू में बचा 4π। 4π से 4π हुआ कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू आ गया q/ε0। और यही हमें सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया कि जो एक बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है उसमें उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी गॉस की प्रमेय थी, गॉस थ्योरम थी, जो कि कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उसके पहले हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर कहलाता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो समान लेकिन विपरीत आवेश, समान एवं विपरीत आवेश कैसे, समान मतलब कि यदि यहाँ पर 5 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 5 कूलम का चार्ज होना चाहिए। और विपरीत प्रकृति कैसी कि यदि यहाँ पर धन 5 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पर ऋण 5 कूलम का चार्ज होना चाहिए। तो दो समान या विपरीत आवेश, दो समान तथा विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया, डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इसके बाद हम देखें यदि कि एक वैद्युत द्विध्रुव हमने लिया जिसकी हमने दोनों जो चार्ज लिए इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, 2a। और इससे r दूरी पर स्थित हमने एक बिंदु क्या कौन सा लिया, P, जिस पर हमें क्या निकालना है, इस द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी। क्लियर है नहीं है? बिल्कुल होगा। अब यदि हम देखें कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो एक बिंदु आवेश हम पहले लेते हैं +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वो होगी kq में होती है r², लेंथ का स्क्वायर। लेकिन यहाँ r नहीं होगा, ये देखिए ये इससे कितनी दूरी पर स्थित है, हमें पता है। हम एक वैद्युत द्विध्रुव से कोई भी बिंदु की दूरी निकालते हैं तो हम उसके मध्य से निकालते हैं। क्लियर है नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पूरा r। कितना है, r। और ये डिस्टेंस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2a। तो ये भी हो गया a और ये भी हो गया अपना a। अब यदि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है r, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, r - a। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई r - a। तो kq/r - a का स्क्वायर हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब यदि हम देखें कि -q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो
तो ये के क्यू और अपॉन में क्यू कौन सा लेंगे, ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा के माइनस क्यू अपॉन में, अब यहाँ r कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हो गई अपनी r और ये हमारी डिस्टेंस कितनी है a, तो ये हो गई r प्लस a, ये हमारा आ गया r प्लस a का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब ये इस बिंदु आगे इसके कारण तीव्रता, इस बिंदु आगे अब इस पुल के कारण, इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आएगी के क्यू अपॉन में r माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ आ गया प्लस में k माइनस क्यू अपॉन में r प्लस a का होल स्क्वायर। अब मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो हो गई के क्यू अपॉन में r माइनस ए का स्क्वायर माइनस आगे आ गया के क्यू अपॉन में r प्लस a का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर क्या आ रहा है, एलसीएम, तो ये हमने ले लिया एलसीएम। एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि के क्यू दोनों में कॉमन है, तो के क्यू दोनों से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर दोनों में एलसीएम क्या आया, r प्लस ए का स्क्वायर इंटू में r माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा r प्लस ए का स्क्वायर और माइनस यहाँ बचा r माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर E इज इक्वल टू आया के क्यू, इसको अपन ओपन करते हैं तो ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लगा, तो ये हो गई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ये हो गई a माइनस बी के होल स्क्वायर की r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में 2ar। अब नीचे एक और सर्व समीकरण लगेगी, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अपनी यहाँ पर लग गई, तो E इज इक्वल टू आ गया के क्यू, यहाँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएंगे धनात्मक, आ जाएगा 2ar अपॉन में नीचे आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, r स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव गया, a स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी गया। अब क्या बचा हमारा, E इज इक्वल टू, यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या बचता है, E इज इक्वल टू के क्यू और अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 2ar और 2ar, तो यहाँ हो गया 4ar अपॉन में क्या आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें कि E इज इक्वल टू ए आ गया, अब देखो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी मोमेंटम की, मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है 2a इंटू में Q, तो यहाँ आपको 4 दिख रहा है, 4 को हमने 2 इंटू 2 में कर लिया डिवाइड, तो यहाँ से 2 इंटू a इंटू Q, ये हमारा क्या बन गया मोमेंटम P। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू आ गया K और Q और 2 और a गया, क्या बन गया P, और यहाँ क्या बचा R, नीचे क्या बचा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया 2 और साथ में यहाँ एक और 2 है, तो ये आ गया 2k p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि हम देखें कि ये हमने बहुत कम अल्प दूरी का है, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ये बहुत अल्प दूरी का है, यदि ये बहुत अल्प दूरी का है तो a जो होगा ये बहुत ज्यादा छोटा होगा, किससे, r से, a जो है वो r से बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो हम a को क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2k p r अपॉन में a नगण्य हुआ तो ये हो गया r के स्क्वायर का स्क्वायर, r के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2k p r अपॉन में ये आ गई r पे 4 की घात, ऊपर भी r है नीचे भी एक r चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 2k p अपॉन में r क्यूब। तो ये होती है हमारी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर, उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी निकल के आई, 2kp अपॉन में r क्यूब। क्लियर है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है, 4 नंबर का आपको ये व्यंजक आ सकता है, 3 नंबर का आ सकता है, तो इसको आप अवश्य करके ना। क्लियर हुआ। क्वेश्चन हम देखने आ रहे हैं कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल और उसके बाह्य प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। मान के चलो हमने एक परिपथ लिया है, जिस परिपथ में हमने बाह्य प्रतिरोध कितना लगाया है R,
आर लगाया, इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें एक सेल लगाया है जिसमें विद्युत वाहक बल कितना है E। अब E इसका विद्युत वाहक बल है, लेकिन ये जो हमने सेल लगाया हुआ है इसका स्वयं का भी एक प्रतिरोध होता है और उस सेल के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू में R। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R समीकरण 1 से। लेकिन हम यहाँ पर भी क्या लेने वाले हैं, भी मतलब क्या होता है, व्यवहांतर, और व्यवहांतर का उच्चतम मान ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल। हमें विद्युत वाहक बल निकालना है तो भी की वैल्यू क्या रखेंगे, E मतलब कि विद्युत वाहक बल, और R क्या लेंगे हम, R लेंगे हम प्रतिरोध, और कौन सा, आंतरिक प्रतिरोध। एक लेंगे प्रतिरोध, दूसरा कौन सा लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। तो R आ जाएगा R प्लस में R। अब I की जो मान है, I का मान हम कहां से लेंगे, समीकरण 1 से लेने पर। I का मान समीकरण 1 से लेने पर, तो I का मान क्या आ जाएगा, I का मान आ जाएगा V अपॉन R, और ये हो जाएगा E अपॉन में R प्लस में स्मॉल r। अब R कहां जाएगा, R जाएगा यहाँ ऊपर, तो ये आ जाएगा V इंटू में R प्लस R, और ये गया ऊपर तो ये बन गया R इंटू में E। तो ये हो गया V इंटू में R प्लस V इंटू में स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया R इंटू में E। क्लियर हुआ। अब यदि हम यहाँ VR को यहीं पर रखें तो VR इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर, ठीक, VR इज इक्वल टू हो गया R इंटू में E प्लस में V इंटू में R। तो VR हो गया, इन दोनों में से R कॉमन आया तो बचा E प्लस V, और यदि हम इस V को नीचे लेके जाएं तो स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा R इंटू में B प्लस E अपॉन में B, और यही क्या है, ये हमारा क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ये है बाह्य प्रतिरोध, और ये क्या है, विभवांतर, और ये हमारा टोटल सम, और ये क्या है, E क्या है, विद्युत वाहक बल। तो ये हमारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध में संबंध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर में, और अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो पेपर हो रहे हैं उनमें लगभग जो पुराने साल के क्वेश्चन हैं वो लगातार रिपीट हो रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर एक बार देख लेना। अगर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है जिसकी प्लेटों के बीच में एक परावैद्युतांक रखा हुआ है, परावैद्युत माध्यम है, इस परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो हमने क्या माना है कि यदि हमने दो प्लेट ली A और B, जिन पर A प्लेट पर धनात्मक चार्ज तथा B प्लेट पर कितना चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है, और इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, T है। अब दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी D है तथा हमने T मोटाई का एक क्या लिया है, परावैद्युत माध्यम लिया है। परावैद्युत माध्यम क्या होता है, जिस पर की दोनों साइड चार्ज होते हैं उन्हें हम परावैद्युत माध्यम कहते हैं, और इसको हमने प्रतिनिधिकृत कर दिया। अब यदि हम देखें तो ये जो AB जो एक हमारा कैपेसिटर है, संधारित्र है, इस कैपेसिटर संधारित्र की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस कैपेसिटर संधारित्र की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलने वाली है, वो निकलने वाली है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर इसकी भी एक अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसकी, परावैद्युत माध्यम जो रखा है इसकी खुद की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब क्योंकि इसका परावैद्युतांक K है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितनी निकल के आएगी, वो आएगी सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें एक परावैद्युतांक माध्यम क्या रखा हुआ है, K रखा हुआ है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। अब यदि हम देखें कि इसका विभव, पूरे कैपेसिटर का जो विभव होगा, अब विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो संबंध होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू E अपॉन में x मतलब उनके बीच की दूरी, तो इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, D, तो और इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी है T, लेकिन D और N में लेकिन परावैद्युतांक माध्यम T भी रखा हुआ है, तो दोनों के बीच का गैप कितना बचा, E अपॉन में D माइनस में T, E इंटू में D माइनस में T। क्लियर हुआ। तो इन दोनों के बीच में इनका जो टोटल विभव, इस कैपेसिटर का विभव कितना निकल के आया, V1 इज इक्वल टू ED माइनस T। अब बीच में एक परावैद्युतांक माध्यम D रखा है, उस परावैद्युतांक माध्यम का विभव कितना होगा, E इंटू में
इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, इसकी टोटल चौड़ाई है t, तो ये आ जाएगा e इंटू में t। क्लियर है। अब यदि हम इस पूरे कैपेसिटर के लिए इस पूरे कैपेसिटर का विभवांतर भी निकालें तो वो होगा v1 प्लस v2, तो ये आ जाएगा टोटल v इज इक्वल टू आ जाएगा ये e, इसके लिए e की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस t, प्लस में इस e के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी e2 की सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आ जाएगा क्या t। अब यदि यहां से हम देखें तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, यहां क्या बचा d माइनस t और यहां पर क्या बचा है t अपॉन में k। अब v इज इक्वल टू क्या होता है, v यदि हम देखें तो c इज इक्वल टू क्या होता है, c इज इक्वल टू यहां पर होगा c इज इक्वल टू होगा q इनटू में v, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन में c, v वोल्टेज आ जाएगा q चार्ज अपॉन में c कैपेसिटेंस, तो इस v की वैल्यू हमने रखी q अपॉन में c इज इक्वल टू, अब सिग्मा क्या है, सिग्मा है एरियल चार्ज डेंसिटी और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है q अपॉन में a, तो इस सिग्मा की वैल्यू हम क्या रख देंगे q अपॉन में a, तो ये भी हमने रख दिया q अपॉन a, ये एप्सिलॉन नॉट हमारा जो का क्या यहाँ बचा d माइनस t प्लस t अपॉन में k, तो ये q से q गया, तो ये c को यदि हम कटेंगे पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, c ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या होगा a एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर और d माइनस t प्लस t अपॉन के आएगा नीचे, और यही क्या है, यही है हमारी क्या कैपेसिटेंस C, मतलब यही है हमारी धारिता। किसके लिए, जब एक संधारित्र में एक T मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा है तब उसकी धारिता कितनी होगी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन में K। क्लियर है, ये व्यंजक आपको